हाँ, हेलो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है स्पिन से रिलेटेड और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, जिसको डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है अभी तक जो लेक्चर्स है उसमें पढ़ा, हमने तुमको बार बार बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है दैट इज नॉट समथिंग जिसको तुम कंपेयर करो विथ सम, क्या बोलते हैं उसको, क्लासिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई कई सारे बुक्स है, स्पेशली एक इंडियन ऑथर का जो एक बुक है, हम नाम नहीं लेंगे उसका, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है इट इज लाइक ए स्पिनिंग बॉल और स्पिनिंग टॉप, या जिसको गायरोस्कोप बोलते हैं, उस प्रकार का है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन इज नॉट समथिंग विच इज विच हैज ए क्लासिकल एनालॉग। हम इलेक्ट्रॉन स्पिन को एक क्रिकेट बॉल या अर्थ जो स्पिन करता है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, कई लोगों ने डिस्कस किया है। और ये खुद कॉम्पटन ने पूछा था, उहलेनबेक एंड गाउडस्मिथ, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट दिया था। एंड इट इज स्ट्रेंज कि उन्होंने भी उनके दिमाग में भी यही चीज चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है इट इज समथिंग लाइक ए क्लासिकल स्पिन, जैसे एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है। ठीक है, तो कॉम्पटन ने ये पूछा था, मे आई देन कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ spinning like a tiny gyroscope is probably the ultimate magnetic particle। तो उन्होंने ये पूछा था उनसे कि क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इसको विद स्पिनिंग टाइनी गायरोस्कोप। तो यहाँ पे जो है, जो चीज हम तुम्हें डिस्कस करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, दैट इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन। द इलेक्ट्रॉन स्पिन इज नॉट समथिंग, is not something that has a classical analog। इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। we cannot compare the electron spin with a spinning गायरोस्कोप। क्या होता है हम बताएंगे। with a spinning गायरोस्कोप, गायरोस्कोप और with a spinning ball। हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण है। कारण समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा जान लेना है, हालांकि ये तुम्हारे बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस नहीं है, कि स्पिन का कंसेप्ट एग्जैक्टली कहां से आया। स्पिन का कंसेप्ट जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ द रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन और द क्वांटम मैकेनिक्स इन द रिलेटिविस्टिक रीजन। ठीक है, तो यहां से जो है हम इसको, यहां पर से इसका कंसेप्ट आया है और ये डिराक ने दिया था। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विथ ए स्पिनिंग बॉल, दिस इज नॉट राइट। इलेक्ट्रॉन स्पिन इज नॉट लाइक द स्पिनिंग बॉल, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन स्पिन उसी तरह का है जैसे स्पिन है बॉल का, नो, इसीलिए हमने इसको काट दिया। द कंसेप्ट ऑफ स्पिन, the concept of spin comes from the relativistic treatment। The concept of spin of electron was confirmed by Dirac, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे डिराक, theoretical physicist, by the relativistic treatment of the Schrodinger's quantum formulation।
श्रोडिंगर क्वांटम फॉर्मुलेशन का जो रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट है उससे स्पिन का कंसेप्ट आया था. And the relativistic treatment shows that it is necessary that there is a additional motion which is spin, और इसका जो वैल्यू है वो 1/2 होता है और उसके साथ एक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है. तो तुम लोग जब पढ़ोगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स वहां पे और क्लियर हो जाएगा. एट दिस स्टेज यहाँ पे जो ये कारण है इसका स्पिन को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसके कई, इसका जो मेन कारण है वो क्या है पहले समझ लो फिर इसको हम लिखेंगे. तो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा स्कैटर किया जाता है, हाई एनर्जी फिजिक्स में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे अगर आगे पढ़े तो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है इट इज लेस देन 10⁻⁻16 मीटर्स. ठीक है. एंड इट इज पॉसिबली ए पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, मैंने उसका डायमेंशन जो है इट इज नेग्लिजिबल व्हेन वी आर कंपेयरिंग, व्हेन वी आर स्टडीइंग इट्स इफेक्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्व्ड एंगुलर मोमेंटम हम देखना चाहते हैं, कोई ऑब्जर्व्ड एंगुलर मोमेंटम हम मेजर करना चाहते हैं, तो इस तरह के पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इक्वेटोरियल स्पीड है, दैट इक्वेटोरियल स्पीड इज एब्सर्ड. कैसे एब्सर्ड है हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल से. वो स्पीड एब्सर्ड है दैट इट इज नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल, वो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है. फ्रॉम द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, फ्रॉम द स्कैटरिंग experiments, the size of the electron has been estimated to be of the order of 10⁻⁻16 meters. ये जो है फर्मी से भी एक ऑर्डर कम है. ये दिस इज लेस देन इवन फर्मी. फर्मी जो है 10⁻⁻15 होता है. सो दिस इज 10⁻⁻16 मीटर्स का इसका जो है साइज है, डायमेंशन 10⁻16 meters, which is less than even 1 फर्मी. ये 1 फर्मी से भी कम है. फर्मी जो है 10⁻⁻15 होता है, उससे भी कम है. तो इस तरह का साइज का अगर एक पार्टिकल है, इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज नेसेसरीली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज तुम लोग सुने होंगे, समझते भी होंगे. दिस इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है इट्स डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल और इट्स डायमेंशंस आर नॉट अफेक्टिंग इट्स इफेक्ट्स. वो जो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है उसके इफेक्ट को ये इफेक्ट नहीं करता. इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. द डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट are studied. For example, हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. तुम एकदम बेसिक लेवल काइनेमेटिक्स में चले जाओ, वहां पे कई बार आता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है. पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है. पॉइंट ऑब्जेक्ट वो कब है, जब उसका डायमेंशन उसके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. एक कार है अगर 2 मीटर लंबा और वो कार 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वहां पे हम मान सकते हैं कि इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सच एन ऑब्जेक्ट whose dimensions are negligible compared to its effects. For example,
a car 2 meter long traveling a distance of 1500 kilometer is a point object. point ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी कार की जगह अगर हमारे पास एक मालगाड़ी है जो कि 10 किलोमीटर लंबा है, इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तुम लोग स्कूल लेवल में जब मैथमेटिक्स करते हो, डिस्टेंस और मोशन का एक सवाल सॉल्व करते हो, वहां पे हम लोग देखते हैं जब कोई ट्रेन का डिस्टेंस कवर लेते हैं तो उसका लेंथ भी जो है उसमें ऐड होता है। सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द लेंथ कंपेयर टू द डिस्टेंस इट इज कवरिंग। पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, पॉइंट चार्ज इज such a charge whose dimensions are negligible compared to the point, yeah, compared to the distance where its field is calculated। अगर एक हमारे पास 5 मीटर रेडियस का चार्ज है, 5 मीटर रेडियस का एक हमारे पास स्फीयर है, उसके ऊपर कुछ चार्ज हमने रख दिया, 1 कूलम का चार्ज रख दिया, और हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं 10 किलोमीटर दूर, तो हम कह सकते हैं इट इज ए पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर हम वही फील्ड कैलकुलेट करते हैं 1 किलोमीटर दूर और उसका रेडियस जो है वो 5 मीटर का, मैंने डायमीटर उसका 10 मीटर हो गया, इट इज नॉट नेसेसरीली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट चार्ज। एनसीईआरटी में का जो बुक है उसमें तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन देख सकते हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। समय होगा तो हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इट इज नेसेसरीली ए पॉइंट पार्टिकल। और अपने टॉपिक पे लौटते, फॉर ए पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन whose dimensions are of the order of 10 to the power minus 16 meters, whose dimensions are of the order of 10 to the power minus 16 meters, the इक्वेटोरियल वेलोसिटी, ये तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, इक्वेटोरियल वेलोसिटी कैलकुलेटेड इज एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। फिजिकली ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि इस तरह का कोई वेलोसिटी हो सकता है। कैसे नहीं कर सकते, लेट अस सी। सपोज हम लोग यहाँ पे स्पिन की बात कर रहे हैं, अगर हमको हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है और उसको हम कंसीडर करते हैं एक यूनिफॉर्म स्फीयर के तरह, और उसका रेडियस जो है वो 10 टू द पावर माइनस 17 ऑर्डर का है, और वो जो है एक एक्सिस जो उसके सेंटर से पास हो रहा है उसके अबाउट हम मान लेते हैं वो रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी, इक्वेटोरियल वेलोसिटी फॉर सच ए स्फीयर। let us consider that the electron has a dimension, has electron. Let us consider that the electron is a sphere with radius of the order of 10 to the power minus 17 मीटर, बहुत छोटा सा, मैंने 16 से भी नीचे, फर्मी से तो काफी नीचे। इस तरह का अगर हमारे पास एक स्फीयर है, उसका इक्वेटोरियल वेलोसिटी हम अगर कैलकुलेट करना चाहे, सपोज द रेडियस इज 10 टू द पावर माइनस 17 मीटर। (10 to the power minus 17 meter) and we have to
calculate the equatorial velocity of this sphere। तो हम लोग इसका इक्वेटोरियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। तो यहाँ पे समझो इस चीज को, स्पिन जो है इन्होंने जो प्रपोज किया था, स्पिन इज ए काइंड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये एक एंगुलर मोमेंटम है। किसी भी स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम जो है, या रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज आई टाइम्स ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है ये रेडियल वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है, इक्वेटोरियल वेलोसिटी v से। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, या v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैकेनिक्स में। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह का एक स्फीयर है, रेडियस दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है 10⁻³ kg के ऑर्डर का होता है। we can calculate the moment of inertia and we can calculate the angular velocity। तो इसके लिए हमको सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, the concept is that the spin as described is a kind of angular momentum। spin angular momentum बोलते हैं इसको। so it is an additional angular momentum which is associated inherently with the revolving electron। ये जो है एक एंगुलर मोमेंटम है। so for a sphere of radius r, the angular momentum is given by क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, इट इज जो एंगुलर मोमेंटम है, इट इज आई टाइम्स ओमेगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पिन है एंड स्पिन इज ए काइंड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। और ये जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है हम कैसे लिख सकते हैं, आई ओमेगा। तो यहाँ पे एक सेकेंड जरा इक्वेशन लिख लें। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I टाइम्स ओमेगा। ये W जैसा दिख रहा है, ओमेगा मान लेना इसको। Where I is the moment of inertia and ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी या इक्वेटोरियल वेलोसिटी v से कैसे रिलेटेड है, ये भी तुम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन होता है। the relation between angular velocity and equatorial velocity v is equal to r टाइम्स ओमेगा। ये जो है हमारा रिलेशन होता है। हमको v निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक ठीक है। तो अब हम कैसे निकालें इसको, कैसे हम कैलकुलेट करें। हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम है। तो पूछोगे भाई कैलकुलेट करने के लिए हमें ओमेगा भी नहीं मालूम, आई भी नहीं मालूम। आई तुम्हें पता है, आई तुम्हें पता है। I is the angular momentum due to spin। In this case, we are taking the angular momentum as the spin angular momentum, which is S। और अभी हम लोग जो है, अभी कुछ इसके पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा,
कि स्पिन जो है या कोई भी एंगुलर मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, s इंटू एस प्लस वन स्पिन के केस में होता है, l इंटू एल प्लस वन रूट ओवर h बार रूट ओवर l के लिए होता है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए स्पिन के लिए क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस प्लस वन h बार। तो यदि ये होता है तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का, ये हमारा सिंपल ये वाला इक्वेशन है। ये इक्वेशन लिखने में बहुत सारा समय लगेगा, इसीलिए हमने इसका स्नैप दिया। इक्वेशन तुमको किसी भी बुक में मिल जाएगा। s की वैल्यू क्या है, s इज इक्वल टू 1/2, इसमें 1/2 रखोगे तुम तो क्या आएगा, रूट अंडर 3/2h आएगा। 1/2 इंटू 3/2 3/4 रूट ओवर करोगे रूट अंडर 3/2h बार आएगा। सो दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, ये है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। अब इस एंगुलर मोमेंटम को तुम जो है उसको कहाँ रखोगे, L इज इक्वल टू आई ओमेगा में रखोगे। पुट दिस एंगुलर मोमेंटम, इसको जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इस इक्वेशन में हम रखेंगे आई, हमें पता है आई हम कैसे निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है आई स्फेयर के लिए, स्फेयर के लिए आई जो है हम मान लेते हैं 2/5 mr², मान नहीं लेते हैं, होता ही है। ये जो है 2/5 mr² होता है। सो आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है, यू नो दिस। 2/5 m ये आर को गामा समझ बैठा, हम इसको कैपिटल आर लिखता हूं। 2/5 mr², छोड़ो, तुम लोग को पता है, ये हम उतना झंझट इसमें नहीं करेंगे, हम इसका भी जो है स्नैप दे देते हैं। अब हमारे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि हम जो है यहाँ पर बैठे बैठे लिखे। तो आई जो है 2/5 mr² हुआ, एल क्या है, रूट अंडर 3/2h है। तुम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। वी कैन कैलकुलेट the angular velocity and hence the equatorial velocity, क्योंकि हमें रेडियस पता है, रेडियस जो है हम लोग जानते हैं, तो रेडियस यदि हमें पता है तो हम लोग जो है इक्वेटोरियल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो है यू कैन फाइंड आउट द इक्वेटोरियल वेलोसिटी v, और v जो है v का एक्सप्रेशन कुछ आएगा इस तरह से, हमने तुम लोग भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो। v का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, v इज इक्वल टू 5√3/4h बार बाई mr। r तुम्हें पता है m इलेक्ट्रॉन का मास है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, जब इसके वैल्यूज को रखोगे, ये वैल्यू एब्सर्ड क्यों आएगा ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। सॉल्विंग दिस वी हैव, ये वैल्यू आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे देख रहे हो जो इक्वेटोरियल वेलोसिटी है, इट इज अबाउट क्या, इट इज 10⁴ टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दिस इज नेसेसरीली एब्सर्ड, ये एब्सर्ड है। तो हम जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कोई भी क्वांटिटी को लेकर के, यू कैन नॉट प्रोसीड इन द सेम मैथमेटिकल वे एज आई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो तुम क्लासिकल केस में करते हो, उस प्रोसीड्यूर से हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे इक्वेटोरियल वेलोसिटी इज टोटली एब्सर्ड, so this is totally absurd, ये नहीं हो सकता। so you cannot approach, so you
cannot compare the electron spins. Electron is a quantum particle. Its spin or spin angular momentum, you cannot proceed in the same mathematical way as classical angular momentum. So the spin of an electron, which is a quantum particle, cannot be compared with the spin of a classical object. हम इस क्लासिकल ऑब्जेक्ट के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते. समझने के लिए हम कह दे सकते हैं, कहना भी नहीं चाहिए कि वो जो है लट्टू की तरह है या स्पिनिंग बॉल की तरह है या स्पिनिंग अर्थ की तरह है. कहना भी नहीं चाहिए. यू कैन नॉट से सो. तो ये पहला कंसेप्ट है. यू कैन नॉट कंपेयर द इलेक्ट्रॉन स्पिन विथ एनी क्लासिकल ऑब्जेक्ट. दिस इज टोटली एब्सर्ड. और ये स्पिन जो है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट बाय डिराक, and it is taught in the course of relativistic quantum mechanics. और उसमें ये जो है, it is proved that any quantum particle necessarily possesses a degree of freedom, a degree of motion, which is a spin. ठीक है, ये कंसेप्ट है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. ये पूछा भी जा सकता है तुमको कहीं. एक और कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं, अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है इसके पहले लेक्चर्स में कि जो L है एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसी को हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. और ये स्पेस क्वांटाइजेशन कहता है कि ये क्वांटाइज्ड होता है. क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब है? क्वांटाइज्ड होने का मतलब है ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, they are quantized. They have only certain fixed values. ठीक है, हम लिखेंगे, पहले समझ. For a given value of L, you have some numbers ML, जिनका संख्या जो है वो होता है कितना? 2L plus 1. L यदि 1 है तो ML कितने वैल्यूज होंगे? 2L plus 1, 3 वैल्यूज होंगे. मीन्स there are 3 possible orientations of the angular momentum vector on the axis, reference axis, the axis of magnetic field, और द z axis. कन्वेंशनली हम उसको z axis लेते हैं. अब इन जितने भी ml के वैल्यूज है उसमें नेसेसरीली एक वैल्यू आता है 0. मींस इट इज द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस. ml इक्वल टू 0 और उसके ऊपर नीचे जो है नॉन जीरो वैल्यूज होते हैं. तो ये जो स्पेस क्वांटाइजेशन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, इट इज क्वांटाइज्ड इन स्पेस. ठीक है, इट इज क्वांटाइज्ड इन स्पेस. अब जो है यहां पर कभी कभार ये पूछा जाता है, कि जो ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L है, इट कैन नॉट, व्हाई इट कैन नॉट बी aligned exactly parallel or anti-parallel to the magnetic field axis. यहां पे अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो एग्जाम में या कहीं पर भी पूछा जाए, suppose you are asked why the orbital angular momentum vector cannot align exactly parallel or anti-parallel to the direction of external magnetic field B.
इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल ये जो है क्यों नहीं अलाइन हो सकता? इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो इसका रीजन ये पहले जो है हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है इसके एंगुलर मोमेंटम और स्पेस क्वांटाइजेशन की, फ्रॉम द स्पेस क्वांटाइजेशन थ्योरी of angular momentum, we know that the angular momentum vector can take only certain fixed orientations along the magnetic field axis or the reference axis रेफरेंस एक्सिस या मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसके कुछ फिक्स्ड ओरिएंटेशंस हो सकते हैं. द ओरिएंटेशंस that are allowed or possible are decided by the magnetic orbital quantum number ml. मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml से जो है ये डिसाइड होते हैं. जितने ml के वैल्यूज होंगे पॉसिबल उतने जो है हमारे ओरिएंटेशन होंगे. तो इसका जो प्रोजेक्शन है that shows the orientations. ये जो प्रोजेक्शन है they are given by the possible projections of L along the magnetic field axis are given by. तो ये कैसे मिलता है? MLZ is ML H bar. ML के कितने वैल्यूज हो सकते हैं? 2L plus 1 वैल्यूज हो सकते हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L. 2L plus 1 हमारे वैल्यूज हो सकते हैं इसके. ठीक है, इतने वैल्यूज होते हैं. ये हम लोग जानते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन में पढ़ चुके हैं. नाउ सपोज हम एक एल की वैल्यू लेते हैं एंड लेट अस कंसीडर, पहले समझ लो, लेट अस कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1. एल की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो एल इक्वल टू 1 ले रहे हैं. तो एम एल के कितने वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज है, -1, 0 एंड 1. अब जो है इसका मैग्नीट्यूड, the magnitude of the orbital quantum number is given by, जो अभी जैसा स्पिन का होता है वैसा इसका भी होता है. The magnitude of the orbital quantum number L is given by ये कैसे मिलता है? जैसा स्पिन का मिलता है यहाँ पर भी उसी प्रकार का, उसी तरह से हम लोग लेते हैं. That is root under L into L plus 1 H bar. Root under L into L plus 1 H bar. Let L equal to 1. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 2 H bar. 1.4414 इसकी वैल्यू होती है. अगर L इक्वल टू 1 है तो हमारा जो इसका वैल्यू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, इट विल बी रूट अंडर 2 H bar. ठीक है. Possible values of ML are -1,
-1 0 एंड 1, 3 वैल्यूज है। अब देखो ये तीनों जो वैल्यूज है -1 +1 एंड 0, दे आर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ये कम है, वो √2 है, ये 1.414 शायद होता है। -1 0 +1 तीनों का जो वैल्यू है इट इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सो LZ जो प्रोजेक्शन है इस वेक्टर का अलोंग द मैग्नीट्यूड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, और द पॉसिबल ओरिएंटेशन, पॉसिबल जो कंपोनेंट्स है, दे आर ऑलवेज लेस देन, they are always less than the magnitude of the vector. This is the reason ये complete alignment parallel या anti parallel नहीं होता। These values of the projection of the projections are less than the magnitude of the vector जो कि √2h है। So they are not aligned completely parallel or anti-parallel to the field direction। फील्ड डायरेक्शन या रेफरेंस एक्सिस उसकी कंप्लीट एंटी पैरेलल या पैरेलल अलाइनमेंट जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड जब मौजूद है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना हो तब क्या होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन। मैग्नेटिक फील्ड यदि नहीं है तो जो डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है, जो जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमने जेड एक्सिस माना था, अगर फील्ड ही नहीं है तो ये जेड एक्सिस जो है इट इज टोटली आर्बिट्ररी। देन व्हाट हैपेंस, पहले समझो फिर लिखेंगे। देन what is true is that the component of the angular momentum vector in any direction, कोई भी डायरेक्शन अगर हम चूज करें वहां पे MLH बार होगा। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करता क्या है, ये क्या इफेक्ट करता है? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन देता है, एक रेफरेंस एक्सिस देता है, एक रेफरेंस हमको रेफरेंस एक्सिस एक प्रोवाइड करता है। दिस इज द ओनली जॉब। कई बार लड़के ये कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैंने ये जो ऑर्बिटल फेरवाइटल है सब खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा गलत जवाब देते हो तुम लोग। कई बार हमने देखा है लड़कों को जवाब देते। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स ए रेफरेंस एक्सिस, ए रेफरेंस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट, ऑर्बिटल मोशन है, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने से खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो तो घूम ही रहा है। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो जेड एक्सिस या कोई भी एक्सिस जिसको हम कन्वेंशनली मानते हैं, वो टोटली उसका चॉइस जो है वो आर्बिट्ररी चॉइस होता है, और किसी भी डायरेक्शन में हम उसका कंपोनेंट ले एल का, वो MLH बार ही होगा। एंड देयर इज अ रोल ऑफ व्हाट यू से द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर तुम्हारा क्वेरी ये है कि what happens in the absence of the external magnetic field, absence of the external magnetic field, तो इसमें हम लोग यही जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, ये कंसेप्ट तुमको होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट प्रोवाइड्स ए रेफरेंस एक्सिस। ये जो है एक रेफरेंस एक्सिस देता है,
The job of the magnetic field is to provide a reference axis only. In the absence of the external magnetic field, the choice of reference axis or the z axis, जिसको हम कन्वेंशनली मान लेते हैं रेफरेंस एक्सिस, is arbitrary and the component of the angular momentum in any direction is MLH bar. ये जो है MLH bar किसी भी डायरेक्शन में जब हम लेते हैं, इट इज ऑलवेज MLH bar. हमारा डायरेक्शन का चॉइस आर्बिट्ररी हो जाता है, दैट्स द चेंज. ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया माने ये सब कुछ बंद हो गया. हम कई बार सुने हैं ऐसा बोलते हुए, नहीं बोलना चाहिए ऐसा, गलत बात. ठीक है, अब इसमें जो है एक स्पेस क्वांटाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्वांटाइज्ड होता है. दिस इज स्पेस क्वांटाइजेशन, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम. अब ये जो स्पेस क्वांटाइजेशन है, क्यों ऐसा है कि ये कुछ ही ओरिएंटेशंस ले रहा है, क्यों सभी ओरिएंटेशंस नहीं ले रहा है? व्हाई नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल? ये जो व्हाई नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसका जो जवाब है, दैट इज द क्वांटम कंडीशन. दैट इज, एंड क्वांटम कंडीशन necessarily includes the uncertainty principle. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम सिचुएशन में ही आता है, क्लासिकल सिचुएशन में नहीं आता है. ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो सब डायरेक्शन में नहीं होता है, सब डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता है. ये तो देख लिया. L cannot point in any specific direction, but in contrast, ये जो है it is somewhere on a cone in space. एक कोन जो है, कोन समझते हो तुम लोग, 3D ज्योमेट्री पढ़ते हो, एक कोन के आकार में होता है ये. इसका जो प्रोजेक्शन और इसका जो प्रोजेक्शन है MLH बार, दैट डिफाइंस द कोन. हम डायग्राम के साथ समझाएंगे तुमको, रुक जाओ. अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये क्वांटाइजेशन नहीं होता, अगर ये सारे डायरेक्शंस में होता, तो क्या होता? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे वायोलेट होता. कैसे होता बता रहे. मान लो यहाँ पे L जो है एंगुलर मोमेंटम, ये फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम फिक्स है. तो एंगुलर मोमेंटम है तो इसके जो है कंपोनेंट्स होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में. अगर वेक्टर फिक्स्ड है तो इसके जो कंपोनेंट्स है LX, LY, LZ, इनके भी डेफिनिट वैल्यूज है. इसका मतलब ये है एंगुलर मोमेंटम किसका है? तो भाई इलेक्ट्रॉन का है. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक डेफिनिट प्लेन में घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, उसके कंपोनेंट्स फिक्स है. ठीक है, मान लो तुम्हारा L जो है वो Z डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू बी, हम डायग्राम के साथ देंगे तुमको, दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इन द XY प्लेन एट ऑल द टाइम्स, क्योंकि L हमने मान लिया फिक्स है. अब इलेक्ट्रॉन हमेशा XY प्लेन में है, इसका क्या मतलब? ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है Pz, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन हमेशा XY प्लेन में है,
माने इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है वो एक्स वाई प्लेन में फिक्स है। जेड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है इट इज हाईली अनसर्टेन। अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने तीन कंपोनेंट्स लिए, ये तुमको और क्लियर हो जाएगा जब तुम हाइड्रोजन एटम इन थ्री डायमेंशंस पढ़ोगे। तो यहाँ पे अगर हम थ्री डायमेंशंस की बात करें तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल कि थ्री डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, हम तीन एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें से एक कंपोनेंट जो है टोटली अनसर्टेन है। तो कैसे होगा ये? एटम या इलेक्ट्रॉन जो है टू डायमेंशन में तो रहता नहीं है, थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ओनली वन कंपोनेंट Lz with its magnitude has definite values, और जो Lz का जो वैल्यू होता है वो L से कम होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल प्लेन। हमने जो मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन में है, इट इज नॉट सो, इट इज नॉट लिमिटेड इन एक्स वाई प्लेन ओनली। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है इट इज नॉट लिमिटेड टू द एक्स वाई प्लेन ओनली। तो यहाँ पे एक इनबिल्ट अनसर्टेनिटी है इन द जेड कोऑर्डिनेट ऑल्सो। ये जो जेड कोऑर्डिनेट है इट इज नॉट फिक्स्ड। एल का जो डायरेक्शन है इट इज नॉट फिक्स्ड, वो चेंज हो रहा है। सो दैट द एवरेज वैल्यूज की अगर हम बात करें एल एक्स एल वाई एवरेज वैल्यूज की, दे आर जीरो। ठीक है, लेकिन एल जेड का जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। सो देयर इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।